हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जी के इन्फो ट्यूबर। आज हम बात करते हैं तोरू दत्त के वन लाइनर के बारे में और कमला दास जी के और अरुण कोलटकर। तीन हमने राइटर पहले कर लिए हैं, इंडियन राइटर जो हमारे लगे हैं, राइटर या पोइट कुछ भी कह लीजिए, जो भी उन्होंने अपना संग्रह लिखा है। उसी तरह से आज हम बात करेंगे तीन और राइटर के बारे में और उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड से रिलेटेड, वो सारे मैंने इस वीडियो के अंदर ले लिए हैं। तो आपका इससे क्वेश्चन फिर बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि कुछ आपने वो वीडियो देख ली है, तो जो वहाँ रह गया था कुछ भी थोड़ा बहुत, तो वो मैंने इस वीडियो के माध्यम से कवर कर दिया है। तो आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, एक वो वीडियो देख लेना और उसके साथ में ये क्वेश्चन आंसर कर लेना। तोरू दत्त वाज बोर्न इन, तोरू दत्त है वो कहाँ पे पैदा हुई थी? तो मैंने आपको पहले बताया था कि तोरू दत्त है वो एक छोटी सी, बहुत ही छोटी सी एज में उनकी डेथ हो गई थी। तो ये कहाँ पे पैदा हुई थी? ये 4 मार्च 1856 को कोलकाता में पैदा हुई थी। उसके बाद में उनकी अगर मरने की बात आती है तो 1856 में पैदा हुई थी और 1877 में उनकी डेथ हो गई थी। 77 में उनकी डेथ हो गई थी। शी डाइड इन, और ये कब? जब 21 साल की एज थी इनकी। तो कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि किस बीमारी की वजह से उनकी डेथ हुई थी, तो ट्यूबरकुलोसिस की वजह से इनकी डेथ हो गई थी 31 अगस्त 1877 को, 77। अ शीफ ग्लीफेंड इन फ्रेंच फील्ड, ये इनका एक वर्क आप कह सकते हैं, एक कलेक्शन टाइप में है ये। एक दूसरा भी आया था, एक संस्कृत से रिलेटेड, ऐसा सेम ही नाम है, लेकिन वो ये ना पब्लिश नहीं कर पाई थी। तो ये अपने जीते जी जो उन्होंने एक पब्लिश करवाया था वो यही था, ए शीफ ग्लीफेंड इन फ्रेंच फील्ड, क्योंकि ये ज़्यादातर फ्रेंच लैंग्वेज जानती थी, फ्रेंच ब्रिटिश होने के साथ साथ ये फ्रेंच की लैंग्वेज भी जानती थी। तो इंग्लैंड और फ्रेंच में इनके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट रहा है। तो अ शीफ ग्लीफेंड इन फ्रेंच फील्ड, ये इनके द्वारा ही लिखा गया था और इन्होंने खुद ही पब्लिश करवा दिया था, क्योंकि 1877 में इनकी डेथ हुई, तो 1875 में इसको पब्लिश करवा दिया गया था। सेम इसी की सीरीज़ में एक दूसरा और भी आया था, एक शीफ ग्लीफेंड इन, संस्कृत से रिलेटेड कुछ एक वर्ड है, वो शायद आगे आ भी जाएगा तो मैं बता दूंगी आपको। तो वो ये करवा नहीं पाई थी। उसके बाद में इनके जो ब्रदर थे उन्होंने ही इनके बाद में जो भी वर्क बच गए थे तो वो सारे के सारे हैं वो पब्लिश करवाए थे। तो अगर बात आती एक शीफ ग्लीफेंड इन फ्रेंच फील्ड, इसके अंदर कितनी पोइम्स थी? तो हाउ मैनी पोइम्स इन और शीफ ग्लीफेंड इन फ्रेंच फील्ड? तो 173 पोइम्स इसके अंदर थी। कितनी पोइम थी? हाउ मैनी पोइम्स इन और शीफ ग्लीफेंड इन फ्रेंच फील्ड में 173, 173। हु रोट आवर कैजुरेना ट्री, ये इनका बहुत ही फेमस वर्क है तोरू दत्त का। तो आवर कैजुरेना ट्री है, उसके बारे में ये बात करती हैं तोरू दत्त। इनके बचपन का कोई एक ट्री था, उसके बारे में ये पूरी पोइम इन्होंने लिखी है। उसके बाद में एक सावित्री पोइम है, वो भी इन्होंने लिखी है। सावित्री एक पोइम, ओनली अगर सावित्री आ जाता है तो तोरू दत्त की है, और सावित्री ये लीजेंड वाली आ जाती है तो वो अरबिंदो की है। तो वो तो उसका तो टाइटल ही बहुत बड़ा हो जाएगा, और सावित्री किसी किसी में कैरेक्टर भी आ जाएगा। तो लास्ट में मैं एक वीडियो ऐसी कराऊंगी जिसमें सारे जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट वर्क्स है सभी राइटर के, उनके कैरेक्टर का भी एक वीडियो बना दूंगी कि किसका कौन सा कैरेक्टर है, ताकि आपको कैरेक्टर से रिलेटेड भी आपका कोई क्वेश्चन ना छूटे। तो सावित्री एक पोइम है, ये किसकी है? तोरू दत्त की है। उसके बाद में एक बियांका नाम की एक नॉवल है, और जो तोरू दत्त ने लिखी, और सबसे पहले अगर किसी लेडी ने नॉवल लिखा था तो ये बियांका नाम का ही नॉवल है, और इसका एक सब टाइटल भी है, मैं आपको बता दूंगी आगे। तो ये रोमांटिक नॉवल है, ये सबसे पहले किसी लेडी राइटर ने अगर कोई भी लिखा है इंग्लिश के अंदर नॉवल तो यही है, बियांका। और व्हाट इज़ द सब टाइटल ऑफ बियांका? और बियांका का सब टाइटल क्या है? द यंग स्पेनिश मेडन। बियांका का सब टाइटल क्या है? द यंग स्पेनिश मेडन, द यंग स्पेनिश मेडन। उसके बाद में इनकी पोइम है द लोटस। द लोटस के नाम से एक सरोजिनी नायडू की कल परसों मैंने आपको पढ़ाई थी, जो महात्मा गांधी को डेडिकेटेड थी। तो इसमें इन्होंने द लोटस फ्लावर के बारे में लिखा है, लक्ष्मण के बारे में लिखा है, एंड एंशियंट बैलेड एंड लीजेंड ऑफ हिंदुस्तान। ये सब किसने लिखा था? लक्ष्मण, द लोटस, सावित्री, और आवर कैजुरिना ट्री, और एक ये वाली एंशियंट बैलेड एंड लीजेंड ऑफ हिंदुस्तान। ये सब किसने लिखे हैं? तोरू दत्त ने लिखे हैं। उसके बाद में विच वर्क वाज पब्लिश्ड बाय हरसेल्फ, कौन सा वर्क इन्होंने खुद पब्लिश करवाया था? तो मैंने शुरू में आपको बता दिया, ए शीफ ग्लीफेंड इन फ्रेंच फील्ड 1875 में। उसके बाद आते हैं हमारे अरुण कोलटकर जी। इनकी तो बस इतनी सी बातें हैं तोरू दत्त की। तो मेन तो इनका अवर कैजुरिना ट्री वाला ही पूछ लेते हैं ज़्यादा, या कितनी साल में उनकी डेथ हुई थी और किस बीमारी की वजह से हुई थी, या फ्रेंच और ये इंग्लिश जानती थी, तो ब्रिटेन और फ्रांस से इनका रिलेशन ज़्यादा रहा है, तो आप ये समझ ले सकते हैं। उसके बाद में अरुण कोलटकर की बात आती है, तो वो कहाँ पर पैदा हुए थे?
बॉर्न इन, वो 1 नवंबर 1932 को पैदा हुए थे और वो मराठी लैंग्वेज जाते थे। तो आप जानते ही हैं कि महाराष्ट्र के अंदर बोली जाती है मराठी, तो महाराष्ट्र से उनका रिलेशन था। अरुण कोलटकर वाज बॉर्न इन, कब पैदा हुए थे वो? 1 नवंबर 1932 को। व्हेन ही डाइड, और वो कब मरे थे? 25 सितंबर 2004 को। 2004 को वो मर गए थे और 2005 को उनको साहित्य अकेडमी मिला था। भिजकी बाई उनका जो एक मराठी कलेक्शन था जो बाद में इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था, और किसके रूप में? सरपास्त्रा के रूप में उनको ट्रांसलेट किया गया था, लेकिन इनको पोस्टहुमसली मिला था वो 2005 के अंदर इनको मिला था अरुण कोलटकर को साहित्य अकेडमी। आप बीच बीच में उनको रिकॉल करते रहा करो। व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ अरुण कोलटकर? अरुण कोलटकर का फुल नेम क्या है? बालकृष्ण कोलटकर। क्या है? बालकृष्ण कोलटकर। फर्स्ट कलेक्शन ऑफ इंग्लिश पोइट्री, और इनका फर्स्ट कलेक्शन ऑफ इंग्लिश पोइट्री क्या है अरुण कोलटकर का? जेजुरी। जेजुरी इंग्लिश का एक इनका वर्क है, और जेजुरी वैसे एक धार्मिक प्लेस है। वहाँ धार्मिक प्लेस के बारे में जिक्र किया गया है। वहाँ भी एक बार गए थे और चैतन्य ने भी एक बार वहाँ की विजिट की थी, और ये सब है। तो जेजुरी वर्क के बारे में इन्होंने लिख दिया है, और ये ईस्ट वेस्ट पुणे के अंदर ही पड़ता है। व्हेन ही रिसीव साहित्य अकेडमी अवार्ड, उन्होंने साहित्य अकेडमी कब जीता था? 2005 के अंदर। किसके लिए? फॉर भिजकी बाई। भिजकी बाई इनका एक मराठी वर्क है, क्योंकि ये ज़्यादातर मराठी में लिखते थे, और ये डे टू डे लाइफ की जो ह्यूमर की जो सिचुएशन रहती है उसके बारे में ज़्यादा लिखते थे। ग्राफिक डिजाइनर भी थे, अच्छे आर्टिस्ट भी थे, मतलब बहुत सारा मतलब और भी चीज़ों में इनको काफ़ी सारे, एक लिंटेंस जो एक एजेंसी थी उससे भी रिलेटेड थे ये, उसके द्वारा भी इनको काफ़ी सारे प्राइज़ मिले हुए हैं। हाउ मैनी पोइम्स इन जेजुरी? ये जेजुरी एक कलेक्शन है इंग्लिश के अंदर, और इसके अंदर 31 पोइम्स है, और काफ़ी सारी पोइम्स इनकी जो आई है, जैसे काला घोड़ा हो गया, एक चीरी मीरी हो गया, कुछ द्रोण नाम की पोइम है, वो काफ़ी सारी पोइम्स है वो इसके अंदर ही। लेकिन आपसे इतना डीपली नहीं पूछा जाएगा। इंग्लिश में अगर पूछ लिया तो जेजुरी के बारे में पूछ सकते हो, जेजुरी एक्चुअल में है क्या, ये भी पूछ सकते हो। तो ये रिलीजियस प्लेस है पुणे के अंदर, महाराष्ट्र में। तो इसके अंदर 31 पोइम है। अगर तोरूदत्त की हम बात करें शिव ग्लीफेंड वाले में, 173 पोइम्स है उसमें, और 1875 में वो आया था। ही वाज एन आर्टिस्ट, ग्राफिक डिजाइनर एंड पोइट ऑल्सो। ये एक मैंने एक लाइन आपको बता दी है कि वो क्या थे? आर्टिस्ट थे, ग्राफिक डिजाइनर थे, एंड पोइट ऑल्सो, और उसके साथ साथ में पोइट भी थे। ही रोट इन मराठी एंड इंग्लिश, और इन्होंने मराठी और इंग्लिश के अंदर लिखा था। ये क्वेश्चन नहीं, मतलब मैंने वन लाइनर इसका बता दिया है थोड़ा सा आपको डिटेल देने के लिए। एक ये द बोट राइड इनकी पोइम है, फर्स्ट लॉन्ग पोइम है ये इनकी, लेकिन बोट राइड के अंदर ये जो बी लिखा हुआ है ना इन्होंने, बी, ये कैपिटल में नहीं है, कैपिटल में ना हो करके, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा अपनी पोइम्स के अंदर उन चीज़ों का ध्यान नहीं दिया, कैपिटल है या कैसे भी, मतलब फ्री वर्स लिखने की कोशिश ज़्यादा की है इन्होंने, कहीं भी पंचुएशन का इन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रखा। एक अगर बात करें हमारे अमेरिकन एक राइटर हैं एमिली डिकिंसन, उन्होंने भी कहीं कहीं कुछ भी पंचुएशन है या कहीं भी डैश लगा दिया, कहीं भी, मतलब इस चीज़ के लिए उनको भी जाना जाता है, तो वो भी क्वेश्चन आप माइंड में रखना। तो बोट राइड इनकी पोइम है, इसका बी छोटा ही है, तो अब फर्स्ट लॉन्ग पोइम मानी जाती है ये इनकी, और इनको बिजकी वही के लिए ही 2005 में पोस्टहुमसली साहित्य अकेडमी मिला था। तो इनके बारे में मैं थोड़ा सा एक डिटेल और दे देती हूँ। ये महाराष्ट्र के अंदर पैदा हुए थे 1 नवंबर 1924 को, सॉरी 1924 नहीं है, 1932 को। उसके बाद में 25 सितंबर 2004 को इनकी डेथ हुई। इनका पूरा नाम पूछ सकते हैं, बालकृष्ण कोलटकर। इनका इंग्लिश वर्क जेजुरी, जिसके अंदर 31 पोइम है। इनको साहित्य अकेडमी कब मिला? 2005 में, और जेजुरी में 31 पोइम है, ये मैंने बता दिया। आर्टिस्ट होने के साथ साथ एक ग्राफिक डिजाइनर और पोइट भी थे, और इन्होंने मराठी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लिखा, और ज़्यादातर डे टू डे की ह्यूमर सिचुएशन के बारे में दिखाया है। विच पोइम इज इन इंग्लिश वर्जन ऑफ भिजकी वही? भिजकी वही का इंग्लिश वर्जन जब आया था तो वो किसके रूप में आया था? सरपास्त्रा के रूप में। किसके रूप में आया था? सरपास्त्रा। फॉर विच बुक ही वॉन द कॉमनवेल्थ पोइट्री प्राइज इन 1977? कॉमनवेल्थ पोइट्री प्राइज, कॉमनवेल्थ पोइट्री प्राइज किसने जीता था? मंजू कपूर ने जीता था, डिफिकल्ट डॉटर के लिए, वो मैं आगे आपको बता दूंगी। तो ये भी, इन्होंने भी कॉमनवेल्थ पोइट्री प्राइज जीता है 1977 में, और ओबियसली इन्होंने एक साल पहले लिखा होगा। तो जेजुरी इन्होंने जो कलेक्शन लिखा है पोइट्री का, तो ये 1976 में लिखा है, इंग्लिश जो इनका कलेक्शन है, तो इसके लिए इन्होंने कॉमनवेल्थ पोइट्री प्राइज है वो 1977 में जीता है। टू विच पोइम जेजुरी कंपेयर? जेजुरी को किससे कंपेयर किया जाता है? टी.एस. इलियट का जो वेस्टलैंड वर्क है उसी तरह से इनका जेजुरी है, उसके साथ इसको कंपेयर किया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोलटकर वाज एसोसिएटेड विद फेमस एडवर्टाइजिंग कंपनी या एजेंसी? कौन सी एडवर्टाइजिंग एजेंसी से ये रिलेट थे या एसोसिएट थे? तो लिंटास, ये मैंने आपको शुरू में बता दिया था। और उसके बाद में लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जेजुरी क्या है? जेजुरी इज अ पिलग्रिम सेंटर ऑफ साउथ ईस्ट ऑफ पुणे।
साउथ ईस्ट पुणे में ये पड़ता है। पिलग्रिम सेंटर आप कह सकते हो, रिलीजियस प्लेस इसको कह सकते हो। विजिटेड बाई चैतन्य ऑल्सो, और चैतन्य ने भी इसकी विजिट है वो की थी। उसके बाद बात आती है हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारी पोइट कमला दास, जिन्होंने फीमेल के बारे में, सेक्स के बारे में, लव के बारे में खुल करके अपनी पोइट्री अपने कलेक्शन में बात की है। वो एक्चुअल में तो थी मलयालम लैंग्वेज उनको आती थी, इंग्लिश उनको आती थी, और उसके बाद में उन्होंने इस्लाम में भी वो उन्होंने अपने आप को कन्वर्ट कर लिया था 1999 के अंदर। तो कमला दास वाज गिवन इन साहित्य अकेडमी अवार्ड इन, कमला दास को साहित्य अकादमी कब दिया गया था? तो ये मैंने परसों वाली वीडियो में बात की, 1985 में दिया गया था, 1985 में दिया था। और किसके लिए? कलेक्टेड पोइम्स के लिए दिया गया था। कौन सी के लिए? कलेक्टेड पोइम्स के लिए। उसके बाद में कमला दास हैज़ एम्ब्रेस्ड इस्लाम एंड चेंज हर नेम टू। कमला दास का जब जन्म हुआ था केरल के मालाबार में हुआ था, परन्यारकुलम नाम की जगह है कोई, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। तो इनका बचपन का नाम था माधवी कुट्टी। जब इनकी शादी हुई थी राघव दास जी के साथ में, राघव दास जी शायद उनका नाम है, हाँ, उनके साथ में जब इनकी शादी हुई तो शादी के बाद इनका नाम कमला दास पड़ गया। और जब इन्होंने इस्लाम में कन्वर्ट कर लिया अपना नाम को, तो सुरैया बेगम इनका नाम पड़ गया था। तो कमला सुरैया भी बोल सकते हैं आप, सुरैया बेगम भी इसको बोल सकते हैं। कमला दास हैज़ एम्ब्रेस्ड इस्लाम एंड चेंज हर नेम टू सुरैया बेगम। कब? 1999 में। और जब इनकी एज है वो 65 थी, इनके हस्बैंड की तब डेथ हो चुकी थी। माई स्टोरी इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ, माई स्टोरी के नाम से इनकी ऑटोबायोग्राफी है। और जो कब लिखी थी इन्होंने? 1976 में। कब लिखी थी? 1976 में। और इनको साहित्य अकादमी कब मिला है? 1985 में। माई स्टोरी रिटन इन मलयालम टाइटल, माई स्टोरी का मलयालम में लिखी गई थी पहले, और वो किस रूप से, किस नाम से उसका टाइटल था? इंते कथा। और बाद में उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था माई स्टोरी के नाम से 1976 के अंदर। शुरू में वो मलयालम में लिखी गई थी इंते कथा। शी इज़ सिंपली एवरी वुमन हु सीक्स लव, शी इज़ द बिलव्ड एंड द बिट्रेड हु इज़ रेफर्ड टू हियर। ये किसकी तरफ इशारा किया गया है? ये लाइनें किसने लिखी है? शी इज सिंपली एवरी वुमन, शी सीक्स लव, लव की बात करती है, जहाँ भी सेक्स की बात करती है तो वो सब क्या है? कमला दास ही है। तो कमला दास ने समर इन कलकत्ता, इनका एक कलेक्शन आया था समर इन कलकत्ता, बहुत सारी पोइम्स हैं इनकी इम्पोर्टेंट। वो 1965 के अंदर इनका ये कलेक्शन आया था, जिसमें इनकी एक फेमस इम्पोर्टेंट पोइम है डांस ऑफ द इनक्स, जो हमारी फर्स्ट ग्रेड इंग्लिश में RPSC में लगी हुई थी। तो वो भी इसी के अंदर थी 1965। तो ऐसी ये लाइनें हैं वो कमला दास के लव और सेक्स के बारे में। कमला दास क्या थी? कन्फेशनल पोइट थी। कमला दास वाज ग्रेटली इन्फ्लुएंस बाई, कमला दास से वो किसकी राइटिंग से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई थी? रॉबर्ट ब्राउनिंग। किससे? रॉबर्ट ब्राउनिंग से। समर इन कलकत्ता वाज पब्लिश्ड इन, समर इन कलकत्ता है वो कब पब्लिश हुआ था? 1965 में। कब हुआ था? 1965 में। थोड़ी देर पहले अरुण कोलटकर का मैंने बताया था 1976 में, जयजुरी वाला 1976 में। और 1977 में उन्होंने कॉमनवेल्थ पोइट्री प्राइज़ जीता था। और तोरू दत्त की बात की जाए तो उन्होंने 1877 में उनकी डेथ हुई, और 1875 में उन्होंने शिफ्ट ग्लिफेंड इन फ्रेंच फील्ड वाला पब्लिश करवा दिया था। और सबसे पहला इनका कलेक्शन है ये द सीरेन के नाम से। ये कब पब्लिश हुआ था? 1964 में। कब हुआ था? 1964 में। द डिसेंडेंट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। अगर पहले की बात की जाए तो द सीरेन है, अगर इम्पोर्टेंट अगर आप कह सकते हैं तो एक कलेक्टेड पोइम, क्योंकि उसके लिए इनको प्राइज़ मिला था जो 1984 में लिखा इन्होंने। द डिसेंडेंट्स की बात अगर की जाए तो 1967, 64, 67, 84। उसके बाद में द डांस ऑफ द इनक्स पोइम रिटन बाई, डांस ऑफ द इनक्स पोइम है वो किसके द्वारा लिखी गई? कमला दास के द्वारा। और समर इन कलकत्ता में ये आई थी और 1965। अब जितनी पोइम इसके अंदर है समर इन कलकत्ता वो 1965 ही मानी जाएगी, तो ज़्यादातर इनकी 1965 में ही है। एंड इंट्रोडक्शन, एक इंट्रोडक्शन पोइम है, इसमें इन्होंने बहुत सारी बातें की है। और आई एम ए सीनर, आई एम ए सेंट, आई एम ए, ये मतलब इस तरह की जो बातें इन्होंने इंट्रोडक्शन से ही ये उठाई हैं सारी की सारी। तो इंट्रोडक्शन इनकी पोइम है कमला दास की। और उन्होंने खुल के सेक्स के बारे में उसके अंदर बात की है। तो ये इन्होंने जो लिखी है लाइन, अगली जो लाइन मैं पढ़ रही हूँ वो भी इंट्रोडक्शन की है। आई एम सीनर, आई एम सेंट, आई एम द beloved एंड betrayed, दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम विच पोइम। तो ये इंट्रोडक्शन की पोइम है और ये समर इन कलकत्ता के अंदर ही इनकी पोइम आई थी। उसके बाद में व्हाट इज़ द रियल नेम ऑफ कमला दास, कमला दास का रियल नेम क्या था? माधवी कुट्टी।
बाद में शादी के बाद क्या हो गया, कमला दास, और धर्म बदलने के बाद क्या हुआ, सुरैया बेगम, और एक छोटा सा इनका निक नेम भी था एमी, AMY, एमी। वैन वाज बोर्न कमला दास, कमला दास कब पैदा हुई थी, इन 1937, कब, कहाँ पे, मालाबार केरला के अंदर, और डेथ इनकी हुई थी 2009 के अंदर पुणे के अंदर। द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोइम वॉज रिटन बाई, ये भी इनका एक कलेक्शन है, और ये कब लिखा था इन्होंने, 1973 में। द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोइम। या अल्लाह, या अल्लाह इनका लास्ट वर्क है, या अल्लाह बहुत इंपॉर्टेंट है, रिटन बाई कमला दास, कब लिखा था, इन 2001 में। माई मदर एट 66, ये पोइम तो +2 +1 में भी लगी हुई है। माई मदर एट 66, जब वो जा रही है अपनी मदर को, वो उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ है, कुछ ऐसी सी है, और जब जा रही है गाड़ी में, तो कार में जब जा रही है तो ऐसे लग रहा है कि एयरपोर्ट से पता नहीं कहाँ पे मिलने जा रही है, कुछ ऐसा सा है उसके अंदर एक्सप्लेनेशन। तो वही पोइम है ये, माई मदर एट 66, कि जब मेरी मदर 66 की हुई तो उनको गाड़ी में लेके जा रही थी, उनका चेहरा इन्होंने देखा तो काफ़ी ऐसे बुजुर्ग लग रही थी, उनका फेस पीला लग रहा था, कुछ ऐसे सी, और कह रही है कि पेड़ मुझे ऐसे लग रहे जैसे भाग रहे हो रोड के ऊपर जब गाड़ी जा रही है, कुछ ऐसी सी वर्णन इसके अंदर किया गया है। तो माई मदर एट 66, मदर और ग्रैंड मदर की, क्योंकि ये ज़्यादातर अपनी दादी के पास रही थी, और 15 साल की एज में इनकी शादी भी कर दी। इनकी ज़्यादातर एजुकेशन है वो घर पे हुई थी, और बाद में शादी के बाद इनके हस्बैंड ने इनको काफ़ी सपोर्ट किया था इस चीज़ में, तो इन्होंने बाद में अपनी एजुकेशन करके और लिटरेचर के अंदर अपना काम किया। तो कमला दास ने ये कब लिखी थी, 1999 में। एक मानस नाम का इनका नोवेल है, अगर क्योंकि ज़्यादातर तो ये पोइट्री के लिए मानी जाती है, लेकिन जो चीज़ कुछ अलग होती है तो वही पूछ ली जाती है पेपर में। 2 नोवेल इन्होंने लिखे थे, एक मानस ये लिखा था इन्होंने, और एक अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट, एक 75 में लिखा, एक 76 में, 1975 1976, और अगर समर इन कलकत्ता की बात की जाए 1965, ज़्यादातर 55 ज़्यादा दिखेगा आपको, और अगर साहित्य अकेडमी की बात की जाए तो 1985। अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट और मानस 2 इनके याद से ध्यान से याद रखना आप, नोवेल हैं ये। और उसके बाद में कुछ और पोइम्स हैं इनकी जो उसके अंदर आई हुई है, इनकी जो समर इन कलकत्ता के अंदर। द फ्रीक्स हो गया, माई ग्रैंड मदर्स हाउस हो गया, इन लव हो गया, अ होट नोन इन मालाबार, नाम से आपको आइडिया लग जाएगा, लव की बात कर रही है, माई ग्रैंड मदर की बात की है, मदर की बात की है, होट नोन इन मालाबार क्योंकि मालाबार से रिलेटेड थी तो इसलिए। द सनशाइन कैट, द इन्विटेशन, इन्विटेशन इनकी एक ऐसी पोइम है जो डायलॉग फॉर्म में लिखी गई है। द लुकिंग ग्लास, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट इनकी पोइम्स है जो समर इन कलकत्ता के अंदर भी थी। कमला दास वाज एन इंडो इंग्लिश पोइट, और इनकी ज़्यादातर वर्क के जो थीम है वो क्या है, लव है। तो ये आज के हमारे 3 कंप्लीट हो गए हैं, तोरूदत्त, अरुण कोलटकर और कमला दास। इसको आप बहुत अच्छे से कर लेना, और आपके एग्जाम पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कुछ भी इसमें छोड़ना नहीं है आपको। और साहित्य अकेडमी बीच बीच में आप रिवाइज करते जाया करो, जो वहाँ पे किसको कब मिला था वो सब इकट्ठा भी एक बार रिविजन कर लेना, और एक बार इसके अंदर भी रिकॉलिंग करने की कोशिश किया करो। तो आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय, और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो।